वेरी गुड, वेरी गुड। सारी संगत को अ, मेरे ग्रीटिंग्स, मेरा प्रणाम। अ, हम सब जो गुरुजी के साथ जुड़े हैं, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं। गुरुजी का हुक्म था कि मुझे 1000 बार सत्संग सुनाना है और एवरी टाइम मुझको कोई भी ये मौका देता है, मैं उसको एक ब्लेसिंग समझता हूँ और आज श्वेता आंटी ने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी हैं। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू आंटी। मैं गुरुजी के साथ 1995 से जुड़ा हूँ और 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था, बहुत बुरा अटैक था, बिलिरुबिन काउंट 22 हो गया था और 1 महीना लगातार वो एक भी काउंट नीचे नहीं हो रहा था। और इस हालात के अंदर डॉक्टर्स ने मुझे, मैं मिलिट्री ऑफिसर हूँ इसलिए मुझे डॉक्टर्स ने DI लिस्ट पे डाल दिया था, यानी कि डेंजरसली इल लिस्ट। अब उसका मतलब होता है कि इंसान कभी भी जा सकता है, इट्स लाइक अ वन वे टिकट। और मुझको डॉक्टर्स ने ये भी बता दिया था कि क्योंकि कोई इलाज नहीं है, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टेक रेस्ट। उन्होंने मुझे कहा था कि कोई भी ऑल्टरनेट फेथ थेरेपी कुछ भी करना चाहते हो तो आप प्लीज कर लीजिएगा, बिकॉज इट्स क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। तो उस पीरियड के अंदर मैंने बहुत बड़ा तरह की थेरेपीज की, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कुछ एक नारायणा में एक स्वामी होते थे, उन्होंने माला पहना दी मुझे। कुछ त्रिवेंद्रम, साउथ इंडिया, केरला की थेरेपीज थी, वो भी मैंने की। अब मगर कोई फर्क नहीं आ रहा था और मेरी लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात हुई कि गुरुजी उन्हीं दिनों में दिल्ली पहली बार आए। ग्रेटर कैलाश में उन्होंने अपना मंदिर बनाया और एक डॉक्टर थी हमारे, एक एयर मार्शल थे, उनकी वाइफ थी और वो गुरुजी के साथ जलंधर से जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने, शी वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट मी और उन्होंने आके मुझे कहा कि अनिल ऐसे ऐसे एक गुरुजी आए हैं, अगर आप ठीक समझो तो मैं आपको गुरुजी के पास ले जाती हूँ, गुरुजी हील कर देते हैं, वो अगर ब्लेस कर देंगे आपको। तो मैंने कहा, मैं इंस्टेंटली बोला कि हाँ मैं जरूर जाऊंगा। वो शाम को खुद आई अपनी कार के अंदर और वो मेरे को ले गई उधर ग्रेटर कैलाश में। तो जब मैं ग्रेटर कैलाश में उनके मंदिर पहुंचा, बेसमेंट के अंदर नया नया मंदिर था, बहुत कम लोग थे तब रिलेटिवली गुरुजी के साथ जुड़े दिल्ली में। तो मैं जब वो बेसमेंट की 6-8 सीढ़ियां उतरा तो सामने सिंहासन पे गुरुजी बैठे थे और मैंने गुरुजी की तरफ देखा और जैसे मुझे कहा गया था कि मैं वो नेक्स्ट अबाउट 30-35 सेकेंड्स के अंदर पैदल चल के मैं गुरुजी के यहाँ पास पहुंचा। तो मैंने गुरुजी के पांव छुए और गुरुजी ने अपना हाथ मेरे शोल्डर पे रखा और मेरे सिर पे रखा और उन्होंने कहा मुझे, चोपड़ा तेनू ठीक कर देता, तेरा कल्याण हो गया, हूं तू ठीक हो गया। I was very impressed. I was very happy to hear such instant blessing that Guruji had given me, and he told me that now you sit down. So I went and sat down in on the side so that I could rest my back on the wall. And as I said, the numbers were not very large. And within 5 minutes, Guruji started making Amrit. और अमृत कैसे बनाते थे? उनके सेवादार स्टील के टम्बलर्स के अंदर पानी लेके आते थे। गुरुजी के पास एक चंदन की माला थी, वो माला गुरुजी ग्लास के अंदर डालते थे और उसको घुमाते थे और कुछ मंत्र बोलते थे और उसके बाद वो जो ग्लास था पानी का वो अमृत बन जाता था और वो अमृत गुरुजी आपको जिसको भी देना होता देते थे। उस दिन उन्होंने वो अमृत का पहला ग्लास मुझे दिया, मैंने पिया, फिर उसके बाद औरों को देते रहे और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने, गुरुजी ने मुझे एक और अमृत का ग्लास दिया। ऐसे करते करते आने वाले कुछ मिनटों के अंदर 10-15 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे 8 ग्लास अमृत के पिला दिए। देखिए ये जो एक टम्बलर होता है अराउंड 250 ग्राम्स मिलीलीटर्स का उसका वॉल्यूम होता है,
इट इज क्वाइट अ बिट। जब हम सवेरे उठ के कुछ लोग खूब सारे गिलास पानी पीना चाहते हैं तो 2-3 पीने के बाद थोड़ा तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। मगर उस दिन गुरुजी ने मुझे 8 गिलास अमृत के पिलाए और मुझको कोई तकलीफ नहीं थी और मैं बड़े कंफर्टेबली वो सारे के सारे अमृत के गिलास पी गया। और शायद यही गुरुजी की पावर थी कि वो मेरे को पिलाते भी गए और मुझको फील भी नहीं होने दिया। थोड़ी देर बाद लंगर शुरू हुआ। जहां जहां हम बैठे थे वहीं पे ही लंगर सर्व किया गया, चटाइयां डाल दी गई हमारे आगे। और उस जमाने में एक जने को एक सेपरेट थाली मिलती थी, नहीं आजकल तो हम 4 जने मिलके एक थाली में खाते हैं। तो 2 रोटियां थी, सब्जी दाल थी, कुछ चटनी वगैरह चीजें थी। तो मैंने और स्वीट थी और मैंने खाना शुरू किया। जब मैं खाने लगा ही था तो वो जो डॉक्टर मेरे साथ बैठी थी उन्होंने मुझे कहा कि देखो ये देसी घी का खाना है और एज अ डॉक्टर मेरा फर्ज है आपको बताना कि ये मेडिकली हम आपको ऐसा खाना अप्रूव नहीं करते, मगर द डिसीजन इज एंटायरली योर्स। और मैंने बिना सोचे वो खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं दूसरी रोटी खा रहा था तो गुरुजी मेरे पास आके खड़े हो गए और ज्यों मैंने दूसरी रोटी खत्म की तो उन्होंने एक और रोटी अपने हाथ से मुझे दे दी। मैंने वो भी ली और वो भी खा लिया। और ज्यों हमारा लंगर खत्म हुआ तो गुरुजी ने कहा चोपड़ा हम तुसी जाओ। इट वाज एन इंडिकेशन, वो जैसे हम आज्ञा मांगते हैं, गुरुजी ने मुझे कहा कि आप जाइए। और ये भी कह दिया साथ में परसों आना, मगर टेस्ट करा के आना, रिजल्ट लेके आना। So I said, fine. I got up. The lady who had taken me, she also got up, and we went away. Next day, I went and asked for a test to be done. Or uska day after that, the result was to come. And when the result came in that morning, the bilirubin count had drastically come down. So that was my second, feeling of elation, happiness, that oh my God, not only did he bless me instantly, that the results have, are visible very, very clearly. So I went that day, the third day, with my wife this time. And when we walked in, before he even spoke to me, he called my wife's name, said, Suman auntie, aa gayi hain? Us din nahi aayi si. And he said, file khol dama. I mean, he didn't wait for the response. And he said, Guruji started saying things about her. He said 10, 12 things about her, which normally किसी बाहर वाले को शायद नहीं पता होंगी। तो सारी की सारी जो गुरुजी ने बातें कही वो बिल्कुल करेक्ट थी। उसके बाद हम गुरुजी के साथ रेगुलरली जुड़ गए। गुरुजी हमें हुक्म देते थे, हम उस हुक्म के मुताबिक आते थे। एक दिन गुरुजी ने कहा कि चोपड़ा तेरा कल टेस्ट होएगा तो बिलिरुबिन काउंट तेरा 3 होएगा। मैं कहा नहीं गुरुजी, जितनी तेजी से नीचे उतरा है तो अब तो 1 से भी नीचे हो जाएगा, which is considered absolutely normal. But गुरुजी कहते कोई गल, go and get yourself tested. मैंने जब अगले दिन टेस्ट कराया तो वो काउंट एक्चुअली 3 था. So that was my next way of reinforcing the faith that see Guruji not only knows that how I have to get cured, but also to tell me as to where exactly is my illness heading. So thereafter I became absolutely all right, but I will now switch to another satsang which was happening parallelly when I was going through my satsang. There was one major general from the army who had gone for his annual medical to the RNR, and during the medical they found that he had 100% blockage. 100% blockage means all the 3 arteries are blocked. More than 50% of their area is blocked. So he was a little scared. He was due for his promotion. So उन्होंने RNR से पूछा कि अब क्या करना है. उन्होंने बताया कि अब सिविल में जाइए, हमारे पास तो अभी बाईपास का कोई अरेंजमेंट नहीं है. सिविल में अच्छा एक हॉस्पिटल खुला है, डॉक्टर त्रेहन आए हैं बाहर से, काफी एक्सपीरियंस है उनका, और उन्होंने एक एस्कॉट्स हॉस्पिटल खोला है. तो उस आर्मी के जो मेजर जनरल थे वो गए, उन्होंने अपॉइंटमेंट ली. कुछ पैसा गवर्नमेंट देती थी उस जमाने में ऐसे ऑपरेशन के लिए. उन्होंने वो विड्रॉ किया, जमा कराया और अपॉइंटमेंट ले लिए स्कॉट्स के साथ
एक हफ्ते बाद अपने ऑपरेशन के लिए। और उस जमाने में ऑपरेशन बहुत बड़ी बात है थी, 1995 की बात है ये। और उन्होंने अपने उनके सारे फैमिली मेंबर्स, बच्चे जो जहाँ जहाँ भी काम कर रहे थे वो सब इकट्ठे हुए, नोएडा में रह रहे थे ये लोग। और डिस्कशन में उनको किसी ने बताया कि एक गुरुजी आए हैं, अगर आप ठीक समझो तो गुरुजी के यहाँ चलो और वो हील कर देते हैं। मगर वो जनरल साहब बोले कि कैसे बात कर रहे हो आप लोग, ये कौन सी सदी में हो आप, और ये गुरुओं से अगर ऐसे हील होना होता तो अस्पताल अभी तक बंद हो जाने चाहिए थे। तो जब उन्होंने ऐसे बोला तो बाकी सब फैमिली मेंबर चुप हो गए। मगर ये डिस्कशन चलती रही और किसी ने कहा कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, आपने जाके ब्लेसिंग लेनी है, अगर ब्लेसिंग मिल जाती है तो आप ठीक हो जाते हो, अगर नहीं ठीक होते तो आपका ऑपरेशन फिक्स्ड है। तो अगले दिन उन्होंने डिसाइड किया सारी फैमिली ने कि हम आएंगे। तो जिस दिन वो गुरुजी के यहाँ आए तो मैं भी वहां था। और गुरुजी के यहाँ जब आए और उनको गुरुजी को बताया कि ऐसे ऐसे ये हो गया है जो भी, तो गुरुजी ने कहा इनको मेरे चेंबर में ले जाओ। तो उनके फैमिली मेंबर्स, कोई सहायक थे वहां पे, सहायक नहीं सेवादार जो थे गुरुजी के, वो ले गए उनको चेंबर में लिटा दिया। थोड़ी देर बाद गुरुजी गए अंदर, उन्होंने पान के पत्ते उनकी चेस्ट पे लगाए और मंत्र बोला। उस मंत्र बोलने के बाद 20 मिनट वो वहीं लेटे रहे और फिर उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है आप बाहर आ जाइए। वो बाहर आ गए और उस टाइम गुरुजी ने बोला कि आपके अब कोई हार्ट ब्लॉकेज नहीं। मैं जो भी सत्संग सुना रहा हूं आज या सुनाऊंगा वो हैं जो मैंने आंखों देखे मेरे सामने होते हुए। कोई ऐसा सत्संग नहीं बनाऊंगा जो मैंने किसी पढ़ा है या किसी से सुना है। तो जब गुरुजी ने ये बोला सब फैमिली बहुत खुश हुई, मगर सब हैरान थे ये कैसे हो सकता है। और गुरुजी ने बोला कि आप लोग पढ़े लिखे हो, सीनियर अफसर हो मिलिट्री के, आप जाइए टेस्ट कराइए, तसल्ली कराइए, और अगर वाकई ब्लॉकेज है तो फिर आपका ऑपरेशन तो वो फिक्स्ड है पहले से। यू वॉन्ट बिलीव इट, वो गए अपोलो हॉस्पिटल, एस्कॉट्स हॉस्पिटल दोबारा, और एस्कॉट्स हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ये बड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है, हम दोबारा नहीं करेंगे, ऐसे 10,000 रुपए का खर्चा पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है हम 10,000 रुपये आपको देंगे। तो उन्होंने वो टेस्ट किया और दे फाउंड दैट देयर वाज जीरो ब्लॉकेज। सो द डॉक्टर्स इन एस्कॉट्स वर रियली शॉक्ड and confused as to what had happened. And when they heard the story about Guruji, first of course they did not take those 10,000 rupees for the test, but they all came and met Guruji to understand and to seek blessings from Guruji. So I have now told you 2 satsangs. उसके बाद मेजर जनरल ने अपना पैसा रिटर्न कर दिया, उनकी मेडिकल क्लियर हो गया, वो नॉर्मल अपनी कैरियर में। उसके बाद वो लेफ्टिनेंट जनरल बने कि नहीं बने मुझको उसका डिटेल अभी मालूम नहीं है, मगर वो द फैक्ट इज दैट ही वाज फुली हील्ड बाय गुरुजी's ब्लेसिंग। मैंने आपको 2 सत्संग बताए हैं जो मेडिकल रिलेटेड। मैं और सत्संग बताने वाला हूँ जो और पावर्स थी जो गुरुजी कैसे हर चीज का एक रास्ता खोल देते थे, रास्ता निकाल देते थे। तो मैं कुछ वैसे बताता हूँ। एक बार हम गुरुजी अमृतसर में थे, जलंधर में थे, और एक और गुरुजी के भगत थे, वो सीओ थे यहाँ पे कॉम्स कॉर्डन के, वो डॉर्नियर जहाज उड़ाते थे। तो उन्होंने मुझको एक दिन फोन किया कि देखो गुरुजी जलंधर में है, मेरी एक ट्रेनिंग फ्लाइट उस डायरेक्शन में ड्यू है, और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना वो ट्रेनिंग फ्लाइट मैं अपनी आदमपुर के लिए कर लूँ, ताकि आदमपुर से हम मेरी ट्रेनिंग फ्लाइट भी हो जाएगी, उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए गुरुजी के यहाँ चले जाएंगे और सवेरे सवेरे टेक ऑफ करेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। तो उस दिन हम सवेरे 8 बजे जहाज में बैठे हुए थे। अचानक विंटर का मंथ था, नवंबर का महीना था, और अचानक ही विजिबिलिटी ड्रॉप हो गई, और जब विजिबिलिटी ड्रॉप हुई तो फ्लाइट पॉसिबल नहीं थी। हमारा डिपार्चर बिल्कुल डिले होता गया, और फाइनली हम 12:30 के करीब दोपहर को टेक ऑफ किए। 1 बजे 1:30 बजे के करीब, 1:45 बजे के करीब हम आदमपुर पहुंचे, और वहां से हमने कोई गाड़ी ली, वहां से गाड़ी लेके हम जब पहुंचे गुरुजी के यहाँ मंदिर में तो शाम के 4 बज गए थे। एक दिन पहले हमने ये पता करने के लिए कि गुरुजी वाकई वहां होंगे कि नहीं, तो किसी सेवादार से बात की थी गुरुजी के जलंधर मंदिर में, और उसने जाके गुरुजी को बता दिया था कि ऐसे ऐसे वो 2 पायलट अंकल हैं, वो कल आएंगे, वो बोल रहे थे। तो गुरुजी वाज obviously perhaps expecting us,
वो 4 बजे हम जब पहुंचे तो वहां पे गुरुजी तो अपने चेंबर में रेस्ट कर रहे थे और हम जाके बैठ गए। 2-3 संगत ही थी उस टाइम और भजन चल रहे थे। तो वो बताने लगे, कहते आप लोग पायलट अंकल हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा वो गुरुजी तो आपके बारे में सुबह से बातें कर रहे हैं, आप तो सुबेरे आना था आपको। हमने बताया उनको कि क्या प्रॉब्लम हुई। फिर गुरुजी थोड़ी देर में अपने चेंबर से निकल के आए और हमने उनके पांव छुए और उन्होंने हमसे थोड़ी कन्वर्सेशन शुरू की। बोलने लगे सवेरे आना सीगा, इन्ने लेट हो गए, की गल होया, क्या हुआ? सो हमने फिर गुरुजी को बताया कि नहीं नहीं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को सब कुछ पता है। सो देर आफ्टर वी सैट। तो हमको बेस कमांडर आदमपुर ने बोल दिया था कि आपको अगर वापस जाना है तो 6 बजे से पहले टेक ऑफ करना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे नाइट फ्लाइट की फैसिलिटी आज नहीं है क्लियर्ड हमारे लिए। मैंने कहा ठीक है। तो अराउंड 5 o'clock मुझको लगा कि अगर हमको 6 बजे टेक ऑफ करना है तो 5 बजे गुरुजी के यहाँ से हमको निकलना चाहिए। तो मैंने 5 मिनट पहले अपनी घड़ी की तरफ देखा और गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे और गुरुजी ने कहा पहला लेट आंदे हो, हुण घड़ियां देख दे हो, घड़ियां वाल ना देखो। मैं कहा नहीं नहीं गुरुजी, वी हैव नो प्रॉब्लम, असी तो आपके लिए आए, हम तो यहीं रहेंगे, हमारे को कोई जल्दी नहीं है। दो ही हैड अंडरस्टूड। एंड उसके बाद हम बैठे रहे। फिर 8 बजे चाय प्रसाद वगैरह हो गया। 8 बजे गुरुजी ने किसी को कोई इशारा किया, किसी सेवादार को, और वो 4 डब्बे लड्डुओं के और 2 साड़ियां लेके आया। और गुरुजी ने 2-2 डब्बे लड्डुओं के और 1-1 साड़ी मेरे को और वो दूसरे अंकल को दे दी और कहा हुण तुसी जाओ। तो हमने कहा कि गुरुजी हुण तां असीं जा ही नहीं सकते, असीं तां हुण कल सवेरे ही जाना है, असीं तां रात ਨੂੰ लंगर खा के लेट जावांगे। गुरुजी said ना ना, तुसी हुण जाओ ना। once गुरुजी orders then you can't be discussing. So we uh, went off to Adampur, and when we reached Adampur at around 9 o'clock, the base commander is standing over there, and he had said that some special clearance has come from Delhi. The night flight has been cleared. The runway is lit. The services, air traffic services are waiting for you. You can go. Your aircraft is ready. You start up and you go. And you won't believe it that we started up, went off, and finally in the night at around 11 o'clock, we all were home. So मैंने आपको एक और सत्संग सुना दिया जिसका मतलब है रास्ता खोलना। तो गुरुजी हर चीज का रास्ता, मैं और सुनाऊंगा ऐसे सत्संग आपको कैसे गुरुजी रास्ता खोल देते थे। गुरुजी के यहाँ बहुत सो कॉल्ड वीआईपी, वैसे गुरुजी के यहाँ मंदिर में कोई वीआईपी नाम की चीज नहीं है। मैं तो खुद समझता हूँ कि वीआईपी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, मगर बहुत सो कॉल्ड वीआईपी आते थे। और जब भी कोई वीआईपी आया और मैं था तो गुरुजी ने अक्सर मुझे कहा कि आप इनके साथ बातें करो मतलब सत्संग सुनाओ। मायावती आए, टीएन सेशन आया, भजन लाल आए, वीपी सिंह आए, और मुझको इन सब के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन का मौका मिला। जब मायावती आई तो उनके साथ कुछ एस्कॉर्ट्स वगैरह थे, उनको तो खैर सेवादार ने भारी खड़ा कर दिया था, मगर एक जना सिविल क्लोज में अंदर आ गया था उनके साथ। तो गुरुजी ने बोला मेरे को मायावती को ले जाओ उत्थे मेरे चेंबर विच ले जाओ। So I went first time to the chamber, and I must tell you what the chamber was. It was a 10 by 10 feet room. It had one charpai bed. It had one chair. It had one मूड़ा, चटाई बची हुई थी जमीन के ऊपर, कुछ नहीं था, बड़ा स्पार्टन सा था। एक कबर्ड थी, शायद उसके अंदर गुरुजी के कपड़े होंगे। बहुत ही स्पार्टन सा वो चेंबर था गुरुजी का। तो मैं जब वहां अंदर गया, मैं तो जमीन पे बैठ गया, बिकॉज हम तो तब तक गुरुजी के भक्त बन चुके थे। मगर मायावती को बड़ी मुश्किल लगी, उनको लगा कि ये मैं कैसे जमीन पे बैठ सकती हूँ। तो उनका जो कोई असिस्टेंट अंदर आया हुआ था वो भी उनके पीछे आ चुका था, मगर किसी सेवादार ने उनको मोड़ा दे दिया और वो उसके ऊपर बैठ गई और मुझको बोलने लगी कि आप मेरे को क्यों बता रहे हो जो भी बताने वाले हो। मैंने कहा मैंने तो अभी बोलना भी शुरू नहीं किया, और मुझे तो गुरुजी का हुक्म है बताने के लिए और आपको है सुनने के लिए। मैं बोलूंगा, आपने सुनना है नहीं सुनना वो आपकी प्रॉब्लम। तो ऐसे ही जब भजन लाल भी उनके चेंबर में मेरे साथ गए तो इफ एंड बट जो गुरुजी कहते थे ना, इफ एंड बट डाउट वो था। मगर जब वीपी सिंह आए, एक अच्छे भगत जैसे गुरुजी के यहाँ वीपी सिंह बैठे,
शांत रहे, चुप करके, सबमिसिव थे जैसे हम सब हैं। और जब टी सेशन आए, वो एक कॉर्नर में खड़े थे, उनके हाथ में पहले एक कॉपर का लोटा था, मैं भी जाके वहां खड़ा हो गया क्योंकि गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया था। और हम दोनों की पीठ दीवार की तरफ थी, मगर हम दोनों खड़े थे और सामने देख रहे थे। और मैं उनको अपनी कहानी सुनाने लगा, तो वो भी बोलने लगे कि क्यों सुना रहे हो। मैंने कहा मुझे हुक्म है। मगर जब टी सेशन ने मेरी बातें सुनी, उन्होंने बहुत इंटेलिजेंट तरीके से उसको रजिस्टर किया और उसको समझने की कोशिश की। सो हर जिने का जो अप्रोच थी गुरुजी के यहाँ आने की, सबकी डिफरेंट थी। गुरुजी बहुत कंसिडरेट थे। उनको पता था कि जैसे मैं अब्रॉड पोस्टेड था, मैं जब वहां से आया सिर्फ 4 साल में 2 बार ही आ सका। वो जो दोनों बार आया, एक एक हफ्ते के लिए आया। और जब मैं आया तो मैंने गुरुजी के यहाँ 2-2 3-3 बार गया, मगर पहले दिन ही गुरुजी ने कह दिया था, नहीं तू 1 हफ्ते के लिए आया है, सिर्फ 2 बार आ, और बाकी अपने काम कर, तू अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए आया है, एडमिशन के लिए आया है, जो भी करना है करो। सो गुरुजी वाज वेरी कंसिडरेट। और जब फौजी लोग आते थे, मैं असम में पोस्टेड था, मैं जब आता था, गुरुजी मुझको ये तक बोल देते थे, आज आना है और एक बार फिर आना है, बाकी दिन विस्की पिए अपने दोस्त साथ देना। यू नो, ही वाज सो कंसिडरेट एंड वेरी क्लियर that a military man, he would have friends he wants to catch up with, he will have a drink with them, he will enjoy the evening, etc. एक बार जब हम गुरुजी के यहाँ जाते हैं तो उनसे परमिशन लेते हैं, आज्ञा लेते हैं जाने के लिए। तो मैं अपना परमिशन लेने के लिए गुरुजी के पास जा रहा था। मेरे आगे एक लेडी थी, वो भी परमिशन लेने के लिए जा रही थी। 10 बजे का टाइम था और ये एम्पायर स्टेट की बात है। वो जो लेडी थी, उन्होंने जब पहुंचे तो गुरुजी को बोली कि मेरे को जाना है। वो बोले नहीं नहीं कोई जल्दी नहीं है, बैठ जाओ। Now this lady was, a single lady she was to go drive alone. एवलॉन रिसोर्ट से वो गुड़गांव जाती थी। गुड़गांव की सड़क तब खाली होती थी, ना कोई मेट्रो था, अंधेरा होता था, लाइट्स भी नहीं होती थी। तो गुरुजी यूज्ड टू नॉर्मली व्हेनेवर सच पीपल यूज्ड टू गो, गुरुजी उनको ना कोई गाड़ियों के साथ एस्कॉर्ट करवाते थे। किसी को बोलते थे जाओ इनके साथ ही जाना, जो गुड़गांव वाले इकट्ठे ग्रुप में जाना, ताकि तो वो लेडी को कोई तकलीफ ना हो। मगर उस दिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, आप बैठो, चोपड़ा ना गल्ला करो। I was just behind her, so I was also, it was a direct order to me also, you also go and sit. So I had never met that lady, and since Guruji had ordered us to speak, that lady took the initiative, and then she started talking to me. And she said, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? मैंने बताया मैंने ऐसे कपूरथला का रहने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि कपूरथला में तो मेरी बहन रहती है। मैंने कहा बहुत छोटा शहर है, अगर आप बता देंगे उनका नाम और एड्रेस तो मैं शायद उनको जानता ही होऊंगा। तो जब उन्होंने नाम बताया, वो नाम मेरी मदर का था, यानी कि शी वॉज कजन ऑफ माई ओन मदर। तो कैसे, मैं कभी इनको मिला नहीं था, मैं इनको जानता नहीं था। तो मैंने कहा आपको वो मेरी मदर क्या बुलाती है? उन्होंने कहा मेरे को गोगो बुलाती है। देन अ लिटिल फ्लैशबैक, जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था तो मैं एक बार मदर के साथ कैलकाटा छुट्टी के लिए गया था। और वहां पे मैं तो बच्चा था, बाकी सीनियर लेडीज, मेरी मदर की कजन वगैरह आपस में बातें करती थी, गप्पे मारती थी। और गप्पों में एक नाम सुनता था मैं, गोगो। और वो गोगो ही जो लेडी मेरे साथ बैठी है, तो वो भी किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लेडीज करती थी। तो कैसे गुरुजी ने, और मेरे दिमाग में ये नाम बैठा हुआ था कि कौन है वो, कोई उसके बारे में इतना अच्छा मैंने सुना। और आज गुरुजी ने उस गोगो को मेरे साथ बिठाया हुआ था। उसके बाद that she became like a family to us. We were so close, and are close even today. So how Guruji connects people is another thing I have just narrated to you. एक बार मेरी वाइफ को एक सपना आया, दोपहर का टाइम था, 4 बजे के करीब, और वो चौंक के उठी और सपने में उन्होंने गुरुजी को देखा, हाफ शर्ट पहनी है, ट्राउजर्स पहनी हुई है, और उसके अंदर उन्होंने स्नीकर्स पहने हुए हैं। हमने तो गुरुजी को हमेशा अपने रोब्स में ही देखा था, तो कभी हमने ऐसी ये टी शर्ट और ऐसी ड्रेस कभी देखी नहीं थी। तो वो मेरी वाइफ कहने लगी चलो आज गुरुजी के यहाँ चलते हैं, थोड़ा जल्दी जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। हम इमीडिएटली रेडी हुए और हम यहाँ पे एवलॉन रिसोर्ट पहुंच गए।
जब हम पहुंचे तो वहां पे एक कोई एल्डरली लेडी बैठी सीढ़ियों पे, गेट बंद था, और हम भी जाके वहां बैठ गए। 5 मिनट के बाद वो दरवाजा खुलता है और दरवाजे में खड़े हैं गुरुजी, हाफ शर्ट पहनी है, ट्राउजर पहनी है और स्नीकर्स पहने। सो ऐसा सपना आना, हमने कभी गुरुजी को ऐसे देखा नहीं। आज हम चाहते हैं और हम वैसे ही ड्रेस में देख लेते हैं जिस ड्रेस में वो सपने में। तो गुरुजी ने कहा चलो अंदर आ जाओ, और एक साइड बोर्ड था साइड में, उसके ऊपर गुरुजी ने छलांग मार के बैठ गए, चौंकड़ी मार ली। मेरे को और मेरी वाइफ को एक एक हाथ में पकड़ लिया और 3-4 मिनट बातें करते रहे। उसके बाद गुरुजी अपने चेंबर में चले गए। हम जैसे बाकी संगत जमीन पे बैठती है हम भी बैठ गए, गुरुजी तैयार होके आए बाद में। तो एक और मैंने आपको फैसेट बताया कि गुरुजी हर तरह की, अब तो खैर गुरुजी की बहुत फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रही हैं और आप देख पाते हो कि उनकी हाफ शर्ट वाली बहुत तरह तरह की फोटोज भी। मैं गुरुजी से जब भी बहुत कम जाता था, मेरे से बहुत ज्यादा संगत ज्यादा जाती थी क्योंकि मेरी पोस्टिंग बहुत दूर दूर रही, मगर जब भी मैं जाता था तो मैं गुरुजी के बिल्कुल सिंहासन के पास बैठता था। आई यूज्ड टू गेट occasions to converse with Guruji. Guruji used to initiate sometimes, but sometimes even I used to initiate. एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी देखिए इतने लोग में आते, कितने अब देर से मैं आपसे साथ जुड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कि कई लोग आते हैं, आप उनको ऐसे ही बिठा देते हो साइड में, आप हमको लगता है कि आप शायद उनमें इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे। मगर जब मैं आया था पहले दिन 45 सेकेंड्स ऑफ माय प्रेजेंस इन मंदिर आपने मुझे ब्लेसिंग दे दी थी, तो ये क्यों, कैसे होता है? तो उन्होंने, गुरुजी ने जो बात बताई तो वो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि गुरुजी ने कहा कि जो गुरु होते हैं ना, कि उनकी आईज और ब्रेन में एक एक्सरे विजन होती है, यानी कि गुरु जब हर इंसान को थ्रू एंड थ्रू लाइक एक्सरे विजन देख पाता है। इससे जिस दिन तुम आए थे मैं आपको उतरते ही देख लिया था कि यू आर फुली रेडी फॉर द ब्लेसिंग्स। दैट मीन्स आपका जो एंटना बिल्कुल मेरी तरफ फोकस है, और जो मैं एनर्जी आपको हीलिंग के लिए दूंगा वो एनर्जी आप इमीडिएटली रिसीव कर लोगे। सो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि दिस इज कॉल्ड फेथ, दिस इज कॉल्ड कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल कनेक्शन। सो ये जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं इसके बारे में फिर थोड़ा आगे चल के बताता हूँ आपको। एक और चीज थी कि बहुत लोगों को गुरुजी पाँव दबाने के लिए, कभी बाजू दबाने के लिए, शोल्डर दबाने के लिए कहते थे। मेन लोग भी थे, विमेन लोग भी थे, कई लोग उसके बारे में बातें करते थे कि ये गुरुजी क्यों पाँव दबाते हैं। तो मैंने गुरुजी से, मेरी वाइफ और मेरे से भी उन्होंने कई बार दबाया, मेरे से बहुत ज्यादा बार और उनसे उन्होंने दबाया था। मेरे को तो सिर्फ 2-3 बार ही गुरुजी ने मेरे से पाँव दबाया अपने। मगर मैंने, मेरे वाइफ और मेरे बच्चे बड़े एनवियस होते थे कि आपसे दबाया, हमसे कभी नहीं दबाया गुरुजी ने। तो मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा, मैंने बताया कि मैंने कहा ऐसे मेरी वाइफ और मेरे बच्चे एनवियस हैं, वो कहते हैं कि आपसे दबा रहे हैं, हमसे क्यों नहीं। तो गुरुजी ने मेरे को ये समझाया, कहते ये जो दबाने का काम है, कहते उसका 2 रीजन है। एक तो जब गुरु एनर्जी दे रहा है दूसरों को हील के लिए, गुरु की खुद की एनर्जी जा रही है, ही इज हैविंग एनर्जी लॉस। और ये मैं क्यों करा रहा हूं कि जो दबा रहा है उसको वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और मैं उनसे ज्यादा दबाता हूं जिनको मेरे एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। So then I understood this logic, and he used to, by the end of the day, by transferring energy, actually you used to be feeling tired, and he used to tell us that even sometimes, relatively weak. So this is the thing about energy. गुरुजी की नॉलेज सिर्फ हीलिंग तक नहीं थी, गुरुजी की नॉलेज हर सब्जेक्ट पे, जैसे मैंने आपको बताया वो रास्ता दिखाते थे, बड़ी वाइड नॉलेज थी। एक बार एक लेडी आई, कोई रॉयल फैमिली की थी, किसी राजस्थान की किसी जगह की, उनके साथ 3 यंग लड़कियां थी कॉलेज गोइंग, और गुरुजी के पास जब वो आई, गुरुजी उनको शायद पहले भी जानते थे, उन्होंने उनको बोल दिया कि चलो आप चेंबर में चलो, और मेरे को साथ में बोल दिया कि चोपड़ा जाओ इनके साथ गप्पे मारो।
तो मैं भी चला गया अंदर चेम्बर में, और ये तीनों चारों लेडीज थी वहां पे, और थोड़ी सी कन्वर्सेशन शुरू ही हुई थी कि गुरुजी खुद ही अंदर आ गए। तो जब गुरुजी आए तो मैंने सोचा कि मैं चले जाता हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है, मगर गुरुजी का नहीं 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 तू इतने रह। So then the conversation that took place between those ladies and so Guruji asked कि अच्छा, she asked the second girl, he says इम्तिहान हो गया, किस तरह रहा, पास होएगी नहीं होएगी? Oh, she says कि ठीक ठीक ही हुआ, I'm not very sure whether I'll pass or not. So Guruji said, okay, I will ask you 3 questions from your first year, and if you can answer the first year questions, then I can assure you, you will pass the second year exam. Now, the subject she was doing was eco-honors. Now, eco-honors is not a simple, course. So, when then Guruji asked her 3 questions. All 3 she could not answer, but she confirmed that all 3 were questions of the previous year's course. Now, for Guruji to know the questions of eco-honors of first year BA course or whatever, it's not, it's difficult to explain unless the Guru has a lot of powers. So I do not know finally that girl passed or not, but that apart, the point I'm making is that Guruji had a lot of knowledge beyond the healing that he was doing. एक बार एक लेडी आती है उनके पास, एल्डरली लेडी, मस्ट बी अराउंड 85 years old, उधर ही ग्रेटर कैलाश में की बात मैं बता रहा हूँ कि वो कह रही है गुरुजी गोडे चले गए मेरे, मैनू बड़ी दर्द रही है. She had walked in, she just sat down next to Guruji's feet, she wouldn't budge from there. Guruji told her, no, you go and sit in the corner somewhere, but she didn't budge, and she kept saying कि मेरे गोडे ठीक कर दो. So Guruji then asked her, he says, Amritwani padhi hai? She says, nahi. The Ombur Bhasa again, nahi. Then he says, Guruvani padhi? She says, nahi. He says, hun karja. Uthe thon, siddha karja. Ek kam pehla tin kar. So the point he was making, and when he used to make such a point, the others are also listening. What he's saying is, you are 85, you do not want to connect with God, with whosoever your God is. You don't want to do prayers. You're not spending time with your own self. Whenever we do prayers, we are spending time with our own selves. So he was actually telling a signal to say that at 85, you're expected to have some knee pains. It is normal for everybody to do that. But for heaven's sake, be connected with the God in whatever form that you wish to be. गुरुजी के यहाँ पे टाइम में ना लेट नाइट सेशंस बहुत होती थी. आई वाज ब्लेस्ड टू हैव आल्सो अटेंडेड सम ऑफ देम. सबको भेज देते थे लंगर के बाद गुरुजी, थोड़े 20, 25, 30 लोग, डिपेंडिंग ऑन व्हाट गुरुजी फेल्ट लाइक दैट डे, यूज्ड टू स्टे विद द गुरुजी इन द मंदिर, एंड देन वी वुड, there will be some dance, there will be some singing, there will be some second, third round of food, depending on how late it was. There'll be some late night coffee. And that was the time Guruji would converse much more with people, a little more freely. And that's when we also sort of, came to know so much about what, how the Guruji's system of blessings was. Guruji was very fond of doctors and Faujis. Now, there's a large number of Faujis who are connected with Guruji right from the beginning. In fact, Faujis were the main, larger numbers in the beginning. And of course, thereafter, now there is, every and anybody is connected. So I one day asked Guruji, Guruji, ये Faujis के साथ आपका इतना प्यार क्यों है? कितना आप जल्दी उनको heal करते हो इतना? So then he explained to me, and this is the essence again for everybody to understand. He said, कि मेरी हीलिंग या किसी गुरु की जो हीलिंग है वो उसके लिए प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड प्योरिटी ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज बिकॉज दीज टू थिंग हेल्प यू कनेक्ट, एंड कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड थिंग ही सेड इज डिसिप्लिन. ही सेड ये तीनों चीजें फौजियों के अंदर हैं, क्योंकि बड़ी यंग एज पे आप फौजी को ले लेते हो, उसको मिलिट्री ट्रेनिंग कर देते हो, उसको गर्म आग में जैसे लोहा पिघलाते हो, पकाते हो, वैसे उसको हम ट्रेन कर देते हैं. इसलिए फौजियों की हीलिंग बहुत ज्यादा होती है. और डॉक्टरों के बारे में बताते थे कि जो डॉक्टर है उसको भी पता है कि सब तरह की मेडिसिन
के अंदर लिमिटेशंस हैं। कहते हैं हर एलोपैथिक डॉक्टर आपको कभी होम्योपैथ या आयुर्वेद के पास या किसी और तरह के लोगों के पास भेजता है, एंड एलोपैथी के डॉक्टर आपको गुरुओं के पास भी भेजते हैं, और गुरुओं के पास आते भी है खुद, क्योंकि हर चीज का हल किसी के पास नहीं है, और फाइनली एंड में सब गुरु के पास आते हैं। सो दिस इज अनदर थिंग आई thought which was important. See, Guruji used to say that, you know, जब हमारे को घर पे कोई तकलीफ होती है, छोटी तकलीफ होती है, तो हम अपने आप ये एस्प्रिन वगैरह अपने बॉक्स में से निकाल के खा लेते हैं, तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। पेट दर्द के लिए किसी ने पुदीना हरा रखा होता है, कुछ ऐसे चीजें हमने सबने अपने अपने घरों में रखी होती है। जब वो एक दो दिन आपके ठीक नहीं होते आप, तो दैट इज द टाइम यू ब्रिंग अप योर हाउस डॉक्टर, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है, उसको बताओगे, फिर वो कोई अच्छी सी और दवाई बता देगा आपको, फिर 2-3 दिन आप वो खाओगे, फिर भी अगर आप ठीक नहीं हुए तो फिर वो कहेगा चलो थोड़े ब्लड टेस्ट वगैरह करा लो, फिर आप टेस्ट उस कराते हो, फिर वो टेस्ट रिजल्ट आ जाते हैं, वो कहता है चलो अब किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, कोई एक्सरे करेगा, MRI करेगा, कोई ऑपरेशन होगा। तो ऐसे ऐसे करते हर जगह आप फीस देते हो, हर जगह लाइनें लगी हुई हैं, हर जगह आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है, मगर 2-2 घंटे कोई डॉक्टर नहीं मिलता। तो ये सारा जब 4-5-6 महीने हो जाते हैं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तब आप ऑल्टरनेट हीलिंग को सोचते हो, तब आपको कोई गुरुओं के पास भेजता है, जब आपका पूरा पानी आपके सिर के ऊपर से चला गया। तो कहते हैं उस कंडीशन में आप जब गुरु के पास आते हो, तो गुरु क्या करता है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, अपनी मर्जी से आना है, कोई फीस नहीं, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, पानी प्रसाद फ्री, भजन फ्री, एनवायरनमेंट फ्री, एयर कंडीशनर चल रहा है, किसी तरह का आपका कोई खर्चा नहीं। मगर जब आप यहां भी आते हो, कई लोग गुरुजी के यहाँ पिकनिक मनाने आते, गुरुजी खुद ये वर्ड यूज करते थे, ये पिकनिक मनाने आते हैं, भजन सुनने नहीं आते। एक एक भजन जो गुरुजी वहां प्ले करते थे, खुद सुनते थे, हर भजन का एक मीनिंग था। आज भी वो भजन हम सब सुनते हैं, जो ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर कितना मीनिंग है। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि इतना कुछ करके आप आते हो, जब ब्लेसिंग लेने आते हो, तो एक ब्लेसिंग लेने का तरीका है, वो तरीका लोग इस बात को समझ नहीं पाते। गुरुजी के मंदिर में ब्लेसिंग हर डायरेक्शन में जा रही है विद इक्वल फोर्स। सवाल ये है कि कौन वो ब्लेसिंग ले पा रहा है, कौन उसको समझ पा रहा है, कौन उस विजिट का फायदा उठा रहा है कि नहीं, इज व्हाट मैटर्स। एक आखिरी सत्संग मैं बताऊंगा, मैं अपने बारे में, इजेक्शन में हुआ था। मैं दुनिया का इकलौता एयर मार्शल हूँ जिसको एक फाइटर जहाज से इजेक्शन सीट से कूदना पड़ गया था। मैं 59 ईयर्स 2 मंथ्स का था। मैं एक इंस्पेक्शन विजिट के लिए ग्वालियर गया हुआ था, और जब मैं वहां गया तो ट्रेडिशनल है कि जो सीनियर अफसर हैं वो स्क्वाड्रन के साथ फ्लाइंग करते हैं। मैं मिराज 2000 का बहुत मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैं CO के साथ उस दिन फ्लाइंग किया, और जब मैंने टेक ऑफ किया तो 5 मिनट के बाद हम 11,000 फुट की ऊंचाई में थे। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट जैसे आवाज आई इंजन की तरफ पीछे जहाज के, और हमको एकदम पता लग गया कि इंजन में कुछ हो गया है। असल में इंजन फट गया था, और इकलौता इंजन था उस जहाज के अंदर। सारे मीटर्स, टेम्परेचर्स, RPM सब बता रहे थे कि इंजन अब खत्म हो चुका है, और इकलौते इंजन अगर खत्म हो जाएगा तो आपको इजेक्ट करना पड़ेगा। तो उस इजेक्शन के लिए हमको कुछ सेकंड मिले तैयार होने के लिए, फटाफट अपने आपको स्ट्रैप्स वगैरह को टाइट करने के लिए। दैट वाज गुड इनफ। एंड जब उस समय दिमाग के अंदर बहुत कुछ चलता है इंसान के, होते हैं वो कुछ सेकंड्स हैं, और उस सेकंड में कई हजारों चीजें, बिकॉज लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है उस टाइम। तो मेरे दिमाग में 2 बातें आई। एक तो मेरे दिमाग में पहली बात ये आई को मैंने अपने आप को बोला कि मैंने कहा आज ये मेरी सारी लाइफ की ट्रेनिंग का टेस्ट है, और अगर मैं आज फेल हो गया तो मेरी सारी फ्लाइंग ट्रेनिंग बेकार होगी। एक तो मैंने ये अपने आप को। दूसरा, मैंने गुरुजी को याद किया, मैंने कहा गुरुजी आज अपना हैंड मेरे शोल्डर और मेरे सिर पर रख देना, बस। एंड उसके बाद हमने इजेक्शन हैंडल खींचा। जो जब इजेक्शन हैंडल खींचते हैं, 19 कार्ट्रिजेस 2.5 सेकंड के अंदर
कार्ट्रिजेस और रॉकेट्स फायर होते हैं एक प्री डिटरमिन्ड सीक्वेंस में। जिन जिन लोगों ने कल देखा कैसे ये टावर्स गिराए गए और 8 सेकंड के अंदर वो सारे के सारे टावर्स नीचे आए और एक सीक्वेंस के अंदर सारे वो ब्लास्ट किया गया। आप अब ये सोच लो, ये 8-9 सेकंड में हुआ और हमारे केस में वो 2.5 सेकंड में सारा काम खत्म। 2.5 सेकंड में 19 कार्ट्रिज, और आपको जहाज तुम्हारी कैनोपी को उड़ाना है, तुम्हारी शोल्डर को खींचना है, तुम्हारी पाँव को खींचना है, तुमको उठा के इतनी तेजी से बाहर फेंकना है ताकि जो टेल आ रही है जहाज की इतनी स्पीड पे पीछे से, वो टेल तुम्हारे को ना काट दे, फिर आपको सीट से ऑटोमेटिक सेपरेट करना है। तो बहुत कुछ होता है और 2.5 सेकंड के बाद उस 2.5 सेकंड में आपकी बॉडी पे तकरीबन 25 और 30 टाइम्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। आपको आप बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाते हो, आपको तारे, सच में तारे नजर आते हैं आपके सिर के अंदर। तो उसके बाद जब वो खुलता है पैराशूट और आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तब आपको लगता है कि ओह बच गए, भगवान ने बचा लिया, गुरु जी की ब्लेसिंग हो गई। तो द पॉइंट व्हाट आई एम मेकिंग इज 40 साल के ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने भी इजेक्ट किया, कोई ना कोई तकलीफ रह जाती है उनके बैक में या नेक में या किसी तरह की। आज मैं 70 साल का होने वाला हूँ, गुरु जी की ब्लेसिंग है, आज भी गुरु जी ब्लेसिंग है, पीछे खड़े रहते हैं मेरे पास, ये देखो इधर, अगर आप देख सकते हो तो वो ब्लेसिंग्स हमको चालू रख रही है। गुरुजी ने मेरे को बोला था कि मैं जब उनसे जुड़ा था तो मैं कर्नल लेवल का अफसर था, इसे चोपड़ा तो देखी थी तेन उससे कितने कितने पहुंचा रहा है। You won't believe it, I have been retired for 10 years and from that day I retired till today I am still having a government post or some important work I am doing. So that is the kind of blessings Guruji has given all of us. It's not me, but he's blessed each one of us. We recently Commander Sharma uncle ने एक किताब लिखी जिसका नाम ही उन्होंने लिखा ब्लेसिंग्स रेडी फॉर डिविनिटी। अब बहुत लोग किताबें लिख रहे हैं, बहुत लोग उनके चैप्टर्स हम सब पढ़ रहे हैं, और the point that is coming out very clearly in all the books is explicit faith, unconditional connection. रेडार एंटेना फोकस रखो, अपना एनर्जी लेने के लिए अपने आप को तैयार करो। एनर्जी लेने के लिए चाहे वो सेवा करिए मंदिर में, या जीवन में सेवा करिए, या लोगों की सेवा करिए, या एनिमल्स की सेवा करिए, या एनवायरमेंट्स की सेवा करिए, कुछ भी करिए, वो आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। पावर ऑफ प्रेयर मस्ट अंडरस्टैंड, जो प्रेयर है ना उसकी पावर बहुत ज्यादा है, प्रोवाइडेड दिल से, दिलो दिमाग से अगर आप प्रेयर करोगे, दिलो दिमाग से जुड़ोगे, जिसके साथ भी जुड़ोगे, हमारे केस में हम सब गुरु जी के साथ जुड़े हैं, सारे जो शब्द सुनते हो, सारा नहीं आप सुन सकते ध्यान से, मगर कुछ तो शब्द सुनिए, उसको समझने की कोशिश करिए। उनमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। गुरु जी कहते होते थे लाइफ में इफ्स एंड बट्स मत हो। वो मेरी अपनी वाइफ को ही, मेरी वाइफ को बोलते थे कंफ्यूज्ड आंटी। बहुत संगत जो जुड़ी हुई है गुरु जी के साथ, बहुत लोग, मोर देन 50% कंफ्यूज है। मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लोग मुझको फोन करते हैं हेल्प लेने के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई तकलीफ है। तो ये जो कंफ्यूजन है वो आपको किसी तरह से भी दूर करनी है। एंड ये जो गुरुजी इज कंटिन्यूअसली लुकिंग आफ्टर अस इवन टुडे, just acknowledge, you must acknowledge through connections, be grateful through narration. Guruji is like a continuously burning lamp. वो हमको सारा टाइम, लैंप जो होता है ना वो लाइट और एनर्जी देता है हम सबको, वो गुरुजी दे रहे हैं। हम सब ना एक बीज हैं और गुरुजी हमारे को पानी डाल रहे हैं और हम फिर ग्रो कर रहे हैं। वो पानी में अमृत है गुरुजी के जो पानी वो दे रहे हैं। सो हमको अपने आप को सरेंडर करना है, और सरेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ईगो। जो ईगो है, जब हम सरेंडर करते हैं तो ईगो देते हैं। सो ईगो जो हमको ना अंदर से खा जाती है, और जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो वो दैट ईगो इज व्हाट वी हैव टू बी डन विद। गुरुजी इज आवर कनेक्ट, इज कनेक्शन। गुरुजी इज एक्चुअली आवर कनेक्शन विद आवर सेल्फ। गुरुजी हमारे लॉर्ड शिवा का त्रिशूल जो है ना, वो गुरुजी है हमारे, वो हमारा सुदर्शन चक्र है।
सो ये अगर आप बात समझ जाएंगे, गुरु जी के साथ कनेक्ट करके रखिए दिलो दिमाग से। कोई स्वरूप भी नहीं चाहिए उसके लिए कनेक्ट करने के लिए, सब यहाँ से कनेक्शन करना है। अभी भी कभी कभी, बहुत ज्यादा बार नहीं, गुरु जी के वो ही रोज फ्रेग्रेंस जो गुरु जी के यहाँ से आती थी, कभी कभी हमारे को आती है और हमको लगता है कि गुरु जी यहाँ से गुजर गए, हमारे कमरे के अंदर से गुजर गए, हमारे पास से गुजर गए। दैट इज द काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स। I again want to thank Shweta aunty, Dolly aunty, Vandana aunty, and many others who are present here for blessing me by allowing me to narrate my satsang. And Jai Guruji, and God bless everybody. Jai Guruji.